सो गाइस, वन पीस एपिसोड 1174 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रॉबिन और सॉल की सालों बाद हुई मुलाकात का इमोशनल लम्हा अभी भी सबके दिलों पर असर कर रहा होता है। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और उसी वक्त लूफी आगे बढ़ता है। उसने पहले ही रॉबिन से कहा था कि जिस शख्स ने उसके किसी क्रू मेंबर की जिंदगी में इतनी अहमियत रखी हो, उससे मिलना और उसका शुक्रिया अदा करना एक कैप्टन की जिम्मेदारी है। लूफी अपनी टोपी नीचे करता है और सॉल से कहता है कि उसने सुना है तुमने रॉबिन का ख्याल रखा था, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। लूफी अपने जज्बात अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आदत के मुताबिक बात कुछ उलझ सी जाती है। जोरो फौरन हैरान होकर पूछता है कि भाई, तुझे ये सब फॉर्मल बातें करना किसने सिखा दी हैं? उसोप और जिम्बे भी उसकी कोशिश देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रॉबिन फिर सॉल को सब स्ट्रॉ हेड से मिलवाती है। सॉल बताता है कि वो पहले से लूफी को जानता है क्योंकि दुनिया भर में उसकी शोहरत फैल चुकी है। लूफी भी अपने अंदाज में प्लेजर की जगह प्रेशर बोल देता है और सब हंस पड़ते हैं। सॉल तमाम क्रू को देखता है और उसकी नजर रॉबिन पर रुक जाती है, जो अपने दोस्तों के दरमियान सचमुच खुश नजर आ रही होती है। सॉल मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें तुम्हारे लोग मिल ही गए। बचपन में उसने रॉबिन से वादा किया था कि एक दिन उसे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो उससे समझेंगे और उसका साथ देंगे। रॉबिन आंसुओं के साथ जवाब देती है कि हाँ, मुझे वो लोग मिल गए और ये लोग मेरी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर क्रू के कई मेंबर्स जज्बाती हो जाते हैं और माहौल फिर से इमोशनल हो जाता है। सॉल भी रो देता है और रॉबिन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। सॉल स्ट्रॉ हेड्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने रॉबिन को अकेला नहीं छोड़ा और आगे भी उसका साथ देते रहना। लूफी फौरन कहता है कि बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसी दौरान लिलिथ वहां आती है और सॉल से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? सॉल पहले हैरान होता है, मगर जब लिलिथ अपना तारुफ वेगापंक के तौर पर करवाती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिलिथ एक अजीब मशीन लेकर आई होती है जो जिम्बे उठाए हुए होता है। जब वो मशीन सबके सामने रखी जाती है तो लिलिथ बताती है कि इसके अंदर वेगापंक का एक पुराना रेप्लिका मौजूद है। ये वही सिस्टम है जो लगभग 20 साल पहले एल्बाफ भेजा गया था। लिलिथ समझाती है कि स्पेक्स और पर्सनैलिटी थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि ये पुराना वर्जन है, लेकिन असल में ये भी वेगापंक ही है। अब उसका प्लान है कि एल्बाफ में एक नई लेबोरेटरी बनाई जाए ताकि उस रेप्लिका को सेफली एक्टिवेट किया जा सके। फ्रैंकी ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोनी फौरन पूछती है कि अगर वेगापंक को वापस लाया जा सकता है तो क्या उसके वालिद कुमा को भी बचाया जा सकता है? लिलिथ उससे उम्मीद देती है और कहती है कि मुमकिन है। ये सुनकर बॉनी के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। सॉल फिर मजाक में कहता है कि अगर तुम वकाए वेगापंक हो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम औरत कैसे बन गई। लिलिथ हंस कर कहती है कि इतनी जल्दी सब कुछ समझना मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगी। कुछ देर बाद एल्बाफ के छोटे जायंट बच्चे सॉल के पास आ जाते हैं और उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। नामी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स जायंट बच्चों को देखकर हैरान रह जाते हैं। सॉल की असिस्टेंट एंज बताती है कि ये जगह बच्चों का प्लेग्राउंड है और सॉल ने रॉबिन को सरप्राइज देने के लिए उन सबको कुछ देर चुप रहने को कहा था। फिर एंज अपना तारुफ करवाती है और बताती है कि एल्बाफ में दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी और स्कूल मौजूद है। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही रॉबिन की आंखों में चमक आ जाती है। दूसरी तरफ लफी और उसॉप पहले ही इधर उधर भागते फिर रहे होते हैं और हर नई चीज को देखकर मजे ले रहे होते हैं। सॉल फैसला करता है कि रॉबिन को वो खुद लाइब्रेरी दिखाएगा, जबकि एंज और दूसरे लोग बाकी स्ट्रॉ हेड्स को एल्बाफ घुमाएंगे। स्कूल का जिक्र सुनकर जोरो को अपने डोजो की याद आ जाती है, जबकि ब्रुप भी पुरानी यादों में खो जाता है। फ्रैंकी की दिलचस्पी किसी और चीज में होती है। उसकी नजर उस अजीम जायंट ट्री पर टिक जाती है और वो सोचता रहता है कि आखिर इतना बड़ा दरख्त पैदा कैसे हुआ। उधर लफी, जोरो और उसॉप जायंट बच्चों के साथ खेलते हुए स्कूल के इलाके में पहुंच जाते हैं। उसॉप को यकीन ही नहीं आता जब बच्चे कहते हैं कि वो फ्यूचर वॉरियर्स नहीं बनना चाहते। एल्बाफ जैसी कौम के बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि वॉरियर बनना अब उन्हें कूल नहीं लगता। उन्होंने सदियों से जंगों, खून खराबे और नफरत के नतीजे देखे हैं, इसलिए वो पुरानी राह पर चलना नहीं चाहते। इसी वक्त उनकी बायोलॉजी टीचर रिप्ली सामने आती है। वो बताती है कि एल्बाफ बदल रहा है। पुराने जमाने में जंग सब कुछ थी, लेकिन अब लोग तिजारत और अमान को तरजीह देना चाहते हैं। रिप्ली और एंज बताती हैं कि ये सब पुराने किंग हेरल्ड के ख्वाबों का हिस्सा था। हेरल्ड चाहता था कि एल्बाफ सिर्फ जंगों के लिए मशहूर न हो, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर तरक्की करे। मगर अफसोस, उसका कत्ल उसके अपने बेटे के हाथों हो गया और उसका ख्वाब अधूरा रह गया। बाद में रिप्ली लफी से उसके सफेद निका फॉर्म के बारे में पूछती है
और लफी हमेशा की तरह सीधा सा जवाब देता है कि वो उसका फ्री फॉर्म है। रिप्ली मुस्कुराती है और कहती है कि एल्बाफ की पुरानी कहानियों में भी एक ऐसा वॉरियर था जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। इस इशारे से साफ महसूस होता है कि निका की कहानी एल्बाफ की तारीख से गहरा ताल्लुक रखती है। उसी वक्त दूसरी तरफ सॉल रॉबिन को लेजेंडरी ऑल लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है, जहां रॉबिन के हाथ में मौजूद किताब लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते ही जायंट साइज की हो जाती है। रॉबिन और बाकी सब लोग हैरा रह जाते हैं। जब वो अंदर नजर डालती है तो उसके सामने हजारों अजीम किताबें होती हैं जो ओहारा के स्कॉलर्स की विरासत को संभले हुए हैं। सॉल बताता है कि ओहारा की तबाही के बाद उसने और उसके साथियों ने इन किताबों को बचाया, जमा किया और सालों तक महफूज रखा। ये सुनकर रॉबिन के जहन में बचपन की तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। जलती हुई लाइब्रेरी, रोते हुए स्कॉलर्स और तारीख को बचाने की उनकी आखिरी कोशिशें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने दोबारा जिंदा हो जाता है। रॉबिन आंसुओं में टूट जाती है, जबकि सॉल भी रो पड़ता है, मगर इस बार गम से नहीं बल्कि इस खुशी से कि आखिर वो रॉबिन को ओहारा की बची हुई विरासत दिखा सका। एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां लोकी किसी अनजान दोस्त से दिन दिन मुशी पर बात कर रहा होता है। दोनों कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी लगती है। उनकी गुफ्तगू कुछ ऐसे राजों की तरफ इशारा करती है जो आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है कि लोकी के सख्त अल्फाज के पीछे भी एक अजीब सी मेहरबानी छुपी होती है। लोकी ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर कभी आज़ाद हुआ तो उसे असल में समझाएगा कि सख्ती क्या होती है। फिर सीन विलेज की तरफ शिफ्ट होता है, जहां ब्रोगी बैंक्वेट की तैयारियों का इंतजार कर रहा होता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और दो नए अफराद की ड्रामेटिक एंट्री होती है। उनकी शक्लें पूरी तरह नहीं दिखाई जाती, लेकिन उनकी एंट्री इतनी जबरदस्त होती है। चॉपर और बॉनी लाइब्रेरी के अंदर नजर आते हैं। दोनों वहाँ की बहुत बारी बारी किताबों को देखकर हैरा रह जाते हैं। इतने बड़े टेक्स्ट्स और इतने सारे पेजेस देखकर उनकी समझ ही नहीं आती कि ये सब कैसे पढ़ा जाए। तभी हमें एक बहुत बड़ा आउल नजर आता है और सॉल बताता है कि इसका नाम बिब्लो है। बिब्लो इस लाइब्रेरी का चीफ लाइब्रेरियन है और कहा जाता है कि वो यहाँ तकरीबन 100 सालों से रह रहा है। सॉल बताता है कि बिब्लो की वजह से लाइब्रेरी की किताबें बारी साइज की हो जाती हैं। फिर वो ये भी बताता है कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ नॉर्मल न्यूज़ नहीं पहुँचती। सिर्फ छोटे न्यूज़पेपर्स समंदर से आने वाले लोग लेकर आते हैं। इसी दौरान लिलिथ पूरी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रही होती है। वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद बिब्लो ने ऐसा डेविल फ्रूट खाया है जो नॉन लिविंग चीज़ों को बड़ा कर सकता है। लाइब्रेरी में मौजूद बेपनाह नॉलेज देखकर वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। रॉबिन आराम से बैठी होती है जब चॉपर उसके पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि क्या यहाँ मेडिकल बुक्स भी हैं। रॉबिन बताती है कि ज़्यादातर किताबें आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री पर हैं, लेकिन कुछ मेडिकल बुक्स भी मौजूद हैं। चॉपर फौरन उन्हें देखने में दिलचस्पी दिखाता है। दूसरी तरफ लूफी जायंट बच्चों और उसॉप के साथ मस्ती कर रहा होता है। बेचारा उसॉप बुरी तरह फंसा हुआ होता है और लूफी से रुकने के लिए कह रहा होता है। तभी नामी आकर दोनों की क्लास लगा देती है, क्योंकि बच्चे डर कर रो रहे होते हैं। लूफी समझ नहीं पता कि जायंट्स के बच्चे इतनी जल्दी क्यों रो रहे हैं, लेकिन सांजी उससे समझाता है कि ये बच्चे बहुत जेंटल और प्योर हार्टेड हैं। इसी दौरान कॉलन नाम का बच्चा लूफी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। उसकी नज़र फ्रैंकी पर पड़ती है, जो एल्बाफ के अजीम दरख्तों को देखकर हैरान हो रहा होता है। कॉलन समझ जाता है कि ह्यूमंस यहाँ मौजूद हैं और इसका मतलब लूफी भी आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद कॉलन सीधा लूफी पर अटैक कर देता है। उसॉप फौरन साइड हो जाता है और कॉलन अपनी लाकड़ी की तलवार से लूफी पर वार करता रहता है। लूफी आसानी से उसकी तलवार तोड़ देता है और लगता है कि गियर थर्ड का गम गम पंच इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि उसने कॉलन को हिट नहीं किया। बाकी जायंट बच्चे लूफी को डरावना समझने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें वायलेंस पसंद नहीं, लेकिन कॉलन को लूफी और भी ज्यादा कूल लगने लगता है। आखिर वो समंदर का एम्परर है। जब बाकी बच्चे कॉलन को दांतते तो कॉलन उल्टा उन्हें ही डरपोक कह देता है। तभी मिस रिप्ली वहां आ जाती है। पहले तो लगता है कि वो कॉलन को डांट रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मजाक कर रही थी। कॉलन फखर से बताता है कि उसने लूफी पर पहला स्लैश मारा था और रिप्ली भी उसकी तारीफ करती है। कॉलन खुशी से अपनी माँ को फेवरेट बेरीज देता है और कहता है, मॉम ये लो। ये सुनते ही सांजी हैरान रह जाता है और फौरन पूछता है, क्या तुमने मॉम कहा? सब लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं
क्योंकि कॉलन की सोच बाकी जायंट बच्चों से बिल्कुल अलग नजर आती है। फिर कॉलन बताता है कि उसका फादर एक ह्यूमन पायरेट था। ये सुनकर सब लोग, खासकर सांजी, और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कुल्लून बताता है कि उसके दार पहले पायरेट हुआ करते थे और वो एल्बाफ के वॉरियर से भी नहीं हटते थे। मिस रिप्ले भी बताती है कि उनके हस्बैंड उनसे उम्र में छोटे हैं। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि सिर्फ मैं ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने फॉर्मल शादी नहीं की और मिस रिप्ले उनकी कॉमन लॉ वाइफ बनकर रही। ये सुनकर संजी काफी जेलस हो जाता है, जबकि उसोप उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान लुफी और बाकी सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जब उन्हें पता चलता है कि गांव में एक जबरदस्त बैंक्वेट होने वाला है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लुफी और बाकी लोग लाइब्रेरी में रॉबिन को लेने आते हैं ताकि वो सबके साथ खाना खा सके, लेकिन रॉबिन कहती है कि वो थोड़ी दायर और सॉल के साथ रहना चाहती है और बाद में ज्वाइन करेगी। सॉल बताता है कि एल्बाफ का बैंक्वेट 3 दिन तक चलता है, इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। चॉपर, लिलिथ और बॉनी भी लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करते हैं। तभी फ्रैंकी एक बहुत ही हैरत अंगेज बात बताता है। उसे पता चलता है कि पूरा आइलैंड असल में जेवल ट्री आदम का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है। सनी शिप भी इसी लकड़ी से बनाई गई थी। सॉल बताता है कि दुनिया में एडम ट्री के और भी दरख्त मौजूद हैं, लेकिन अल्बाफ वाला ट्री बिल्कुल अलग लेवल का है। फ्रैंकी उस अजीम दरख्त को डिटेल में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन लुफी को सिर्फ खाने की फिक्र होती है। इसी बीच गर्ड उनसे एक फेवर मांगती है और फिर सबको एल्बाफ के ट्रेडिशनल कपड़े पहनाए जाते हैं। ब्रूक, फ्रैंकी, जिम्बे और रॉबिन नए कपड़ों में नजर आते हैं। रॉबिन गर्ड का शुक्रिया अदा करती है, जिससे गर्ड बहुत खुश हो जाती है। फ्रैंकी हैरान होकर पूछता है कि तुमने हमारे साइज के कपड़े कैसे बना लिए। गर्ड बताती है कि ह्यूमंस के लिए छोटे कपड़े बनाना उसका हॉबी है। जोरो मजाक में गर्ड का मुकाबला रोड से कर देता है, लेकिन गर्ड फौरन मना कर देती है और कहती है कि वो उस तरह की नहीं है। संजी फिर जोरो को डांटने लगता है और दोनों की हमेशा वाली नोक झोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद गर्ड सबको बैंक्वेट की तरफ ले जाती है, जबकि फ्रैंकी, चॉपर, रॉबिन और सॉल लाइब्रेरी में ही रुक जाते हैं। वेस्टर्न विलेज पहुंचकर लुफी और उसोप बहुत खुश नजर आते हैं। जायंट्स भी स्ट्रॉ हैट्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। ब्रोगी सबको स्ट्रॉ हैट्स के एडवेंचर्स और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। पूरे एल्बाफ में लुफी और उसकी क्रू के किस्से मशहूर हो चुके होते हैं। आखिरकार सब स्ट्रॉ हैट्स के नाम पर चीयर्स करते हैं और एक जबरदस्त पार्टी शुरू हो जाती है। हर तरफ खाना, पीना और खुशियां होती हैं। जिम्बे और जोरो पीने में बिजी होते हैं, संजी लड़कियों को देखने में, और लुफी हमेशा की तरह पेट भर भर कर खाना खा रहा होता है। इसी दौरान स्टैनसन भी लुफी से मिलता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है। हजरुद्दीन बताता है कि स्टैनसन उसका बचपन का दोस्त है। सब लोग उनकी दोबारा मुलाकात देखकर खुश होते हैं। फिर एंट्री होती है चीफ जरुल की। ये इतना बड़ा जायंट होता है कि देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जरुल एल्बाफ के पुराने हीरोज में से एक है। जब लुफी उसके सर में घुसी हुई तलवार देखता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन जरुल बताता है कि ये तलवार उसकी जान नहीं ले रही, बल्कि हेलमेट ने उसकी जान बचा रखी है। ये सुनकर लुफी और उसोप और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ऑरस्ट कैसल की तरफ। वहाँ 2 जायंट्स के सामने 2 अजीब ह्यूमंस खड़े होते हैं। जायंट्स पूछते हैं कि तुम कैसल के अंदर कैसे आ गए। तब उनमें से पिंक हुडी पहने हुए शख्स का सिर्फ एक सवाल होता है, लोकी कहाँ है। लोकी का नाम सुनते ही जायंट्स का मूड बदल जाता है। वो बताते हैं कि लोकी एक क्रिमिनल है जिसने किंग हेरल्ड को कत्ल कर दिया था और वो एल्बाफ पर एक दाग है। जायंट्स उसका ठिकाना बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अचानक उस मिस्टीरियस लड़की या शख्स ने कोई अजीब पावर यूज की। एक जायंट अचानक दर्द से तड़पने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ने लगता है। दूसरा जायंट समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब वो मिस्टीरियस लड़की ठंडे लहजे में कहती है, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। मुझे बताओ लोकी कहाँ है। और इसी डेंजरस क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस लड़की कौन है और लोकी को क्यों ढूंढ रही है? प्रॉम में अपनी थ्योरी जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में।